गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक कविता को, एक लाइन को मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ। लाइन है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज इस कविता के साथ मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज 11th की केमिस्ट्री का मैं जो फर्स्ट यूनिट है उसका दूसरा लेक्चर आपके सामने लेकर के आया हूँ। मैंने 11th की केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं कहते हैं, उसका पहला लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं। आप लोग मेरे चैनल को सर्च करके उस पहले लेक्चर को आप लोग अवश्य देखें। आज अपन लोग जो दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं उसके अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वह केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ रहने वाला है। आज हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जिक्र करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपके सामने उन सभी लॉ को रिप्रेजेंट करूंगा और बहुत ही बारीकी से बच्चों एक एक पॉइंट आपको मैं समझाने वाला हूं। आई होप आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर के मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे और मेरे द्वारा बोले जाने वाले एक एक पॉइंट को आप सभी लोग अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और टॉपिक भी बता दूं मैं आपको, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। क्या नाम बच्चों है? रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम, जिसको बच्चों इंग्लिश में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अपन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यह जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है इसके अंतर्गत कितने नियमों को रखा गया है। तो मैं आपको सबसे पहले इसी बात का जिक्र कर दूं कि इस रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत बच्चों 5 नियमों को रखा गया। सबसे पहला पॉइंट यही कि रासायनिक संयोग के अंतर्गत कितने नियमों को हम लोग रखते हैं। तो बच्चों, इसके अंतर्गत 5 नियमों को रखा गया है। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस लॉज को पढ़ने का यूज क्या, इसकी उपयोगिता क्या है। कोई आपसे कह सकता है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ा क्यों जाए, क्या इसकी उपयोगिता है, इसकी प्रिंसिपल्स क्या है और हम लोगों को इसको पढ़ने से क्या बेनिफिट होने वाला है, अपने को सारी बातें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो 5 नियम हम लोग इस रासायनिक संयोग के अंतर्गत पढ़ेंगे वो हमको क्या बताते हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों। ये नियम हमको बताएंगे कि एलिमेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, सबको पता होगा, तत्व बोलते हैं। कि ये एलिमेंट्स एक दूसरे से
किस प्रकार कंबाइन होंगे। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आप देखिएगा कि ये एलिमेंट्स एक दूसरे से किस प्रकार कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के पश्चात किस प्रकार से बच्चों कंपाउंड्स का निर्माण करेंगे। कंपाउंड जानते होंगे आप लोग, कंपाउंड्स को बच्चों यौगिक कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, केमिकल कॉम्बिनेशन के यह जो नियम है वो क्यों पढ़े जाएं बच्चों, इसको पढ़ने के पीछे यह भाव है कि ये नियम यह बताएंगे कि एलिमेंट्स किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर के, कंबाइन का मतलब संयोग करना, मैं यहाँ पर लिखे भी देता हूँ, किस प्रकार से एक दूसरे से संयोग करके बच्चों किसका निर्माण करेंगे, यौगिक का निर्माण करेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बच्चों एलिमेंट जुड़ करके यौगिक का निर्माण करते हैं। इन सब के पीछे बच्चों कौन से नियम फॉलो किए जाते हैं, कौन से नियम इनके पीछे लागू रहते हैं, तो बच्चों में केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ, ये नियम और क्या क्या बताते हैं मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ। चलिए सबसे पहली बात बच्चों, यह नियम हमको यह बताएगा, ये जितने भी नियम हैं वो हमको यह बताते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो मास है, किसी भी एलिमेंट का जो मास है, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, बहुत ध्यान देना, यह नियम जितने भी हमारे 5 नियम हैं वो यह बताएंगे कि किसी भी एलिमेंट्स का कितना मास, मास का मतलब भार, किसी दूसरे एलिमेंट के मास से कॉम्बिनेशन करता है। क्लियर होगी बात। अगर आपसे कोई पूछे कि एक एलिमेंट का कितना मास किसी दूसरे एलिमेंट के कितने मास से कॉम्बिनेशन करता है, तो इसके पीछे अपन को क्या ध्यान रखना है, इसके पीछे हम लोगों को ये 5 लॉज पढ़ने हैं जो हमको यह बता सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में, कितने रेशियो में, कितने परसेंटेज में किसी एक एलिमेंट का मास किसी दूसरे एलिमेंट के मास के साथ कॉम्बिनेशन करता है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि हम लोग इस केमिकल्स लॉज के जो नियम है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं। एक ही लाइन में स्पष्ट हो जाएगा। यह नियम हमको यह बताता है कि एलिमेंट किस प्रकार से संयोग करके बच्चों यौगिक का निर्माण करते हैं। चलिए मैं आगे बात करता हूं, आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इसको रफ किए देता हूं बच्चों। अब मैं आगे जिक्र करता हूं, मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कितने नियम आते हैं, तो बच्चों 5 नियम आते हैं। तो मैं उन 5 नियमों को आपको यहाँ पर बता देता हूँ कौन कौन से नियम हैं। चलिए मैं नियम की बात करता हूँ। मैं एक तरफ बच्चों यहाँ पर नियम लिखता हूँ, नियम कौन सा होगा अपना, दूसरी तरफ बच्चों मैं उसके प्रतिपादन कर्ता का भी जिक्र करूंगा कि उसका प्रतिपादन किसने किया है, अपन को उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने एक तरफ प्रतिपादन कर्ता भी लिख दिया और उसके बाद बच्चों एक तरफ मैं एक काम और कर देता हूं, मैं प्रतिपादित वर्ष भी लिख देता हूं कि किस वर्ष इसका प्रतिपादन किया गया, मैं उसका भी जिक्र कर देता हूं। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 लाइनें बना रखी है, 3 कॉलम बना रखे हैं। चलिए मैं नियम की बात करता हूं कि नियम कौन कौन से बच्चों। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहला नियम अपना आएगा बच्चों, उस नियम को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। क्या नियम बच्चों बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यह बच्चों प्रथम नियम। और इसका जो प्रतिपादन करता है वो कौन है, तो मैं इसके प्रतिपादन कर्ता की बात करता हूं। इसका जो प्रतिपादन है बच्चों, वह लेवासिए नामक वैज्ञानिक ने किया।
किसने किया था? लेवासी नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कब किया था मैं उसका भी जिक्र कर देता हूं। इसका प्रतिपादन 1774 में किया गया। प्रतिपादन वर्ष 1774। चलिए मैं दूसरे नियम की बात करता हूं। दूसरा बच्चों जो अपन लोग नियम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत वह बच्चों स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात को हम लोग एक नाम और भी दे सकते हैं। जो चीज स्थिर है वह निश्चित है, जो चीज स्थिर है वह निश्चित है, तो हम लोग इसको बच्चों स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं और निश्चित अनुपात का नियम भी कह सकते हैं। तो निश्चित अनुपात का यह जो नियम है वो किसने दिया था? चलिए हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं कि यह जो नियम है स्थिर अनुपात का वह किसने दिया था। तो मैं यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम लिखता हूँ। तो बच्चों यह जो स्थिर अनुपात का नियम देख रहे हैं ये प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? प्राउस्ट ने दिया था। और कब दिया था? चलिए हम लोग उसका भी जिक्र करते हैं। 1799 1799 में बच्चों यह नियम दिया गया। चलिए मैं इसके अंतर्गत तीसरे आने वाले नियम की बात करता हूं। और इसके अंतर्गत जो तीसरा बच्चों नियम आता है उसको हम लोग गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। कौन सा नियम बच्चों मैंने बताया? मैं इसके अंतर्गत आपको तीसरा नियम बता रहा हूं, गुणित अनुपात का नियम। और ये जो गुणित अनुपात का बच्चों नियम आप देख रहे हैं बच्चों यह किसने दिया और कब दिया? चलिए हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। बच्चों यह नियम दिया था जॉन डाल्टन। किसने दिया था बच्चों? जॉन डाल्टन ने बच्चों यह नियम दिया था। और कब दिया था? चलिए मैं उसकी भी बात कर लेता हूं। यह नियम दिया गया था 1804। तो यहां तक बच्चों सारी बातें स्पष्ट हो रही होंगी। चलिए मैं आगे जिक्र करता हूं। इसके अंतर्गत बच्चों जो चौथा नियम दिया गया था बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्या नियम बच्चों मैंने बताया? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। यह इसका बच्चों फोर्थ नियम है। और इस नियम का प्रतिपादन किसने किया और इसका प्रतिपादन वर्ष क्या है? चलिए मैं उसकी बात कर लेता हूं। और इसका जो प्रतिपादन किया था बच्चों वह वैज्ञानिक रिचर ने किया। किसने किया था? रिचर ने किया था। रिचर को बच्चों हम लोग रिक्टर भी बोलते हैं। तो आप चाहे तो रिचर ध्यान रखें चाहे आप रिक्टर ध्यान रखें। बच्चों इन वैज्ञानिक ने ही बच्चों इस व्युत्क्रम अनुपात के नियम को दिया था। चलिए मैं इसके वर्ष की बात करता हूं कि इसका वर्ष क्या है। तो बच्चों 1792 में बच्चों यह नियम प्रस्तुत किया गया था। यहां तक सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। तो बच्चों मैं इससे ऊपर यहां पर हिस्से को रफ की लेता हूं। और अब मैं बच्चों लास्ट नियम की बात करता हूं। और जो पांचवा नियम है बच्चों वह आयतन संयोजन का नियम। आयतन संयोजन का नियम बच्चों यह लास्ट और 5th नंबर का नियम है। अब आप पूछेंगे इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो मेरे बच्चों इसको प्रतिपादित किया था गैलुसेक ने। गैलुसेक ने इसको प्रतिपादित किया था। और कब किया था? तो मैं आपको बता दूं बच्चों 1808 में 1808 में बच्चों इसको प्रतिपादित किया गया था। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। मैंने आपके सामने 5 लॉज के नाम बताए, उनका प्रतिपादन किसने किया मैंने उस पर चर्चा की। और बच्चों उनको कब प्रस्तुत किया गया मैंने उनकी भी चर्चा की। चलिए मैं इसके आगे की बात बताता हूँ। इसके आगे अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब इन सारे नियमों को अगर आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहें, ये जो 5 लॉज मैंने आपको बताए हैं जिसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम,
गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम और लास्ट बच्चों आयतन संयोजन का नियम। ये जो 5 लॉज मैंने आपको बताए, आप चाहें तो इनको एक लाइन से याद कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। वो लाइन क्या रहेगी आप लोग एक बार देखिएगा। मैं यहां पर उसका जिक्र करता हूं और यहां पर जो ट्रिक लिखता हूं आप उसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। कुछ इस प्रकार से आपको लाइन याद रखनी है। दाल से रुष्ट होकर, दाल से रुष्ट होकर गणेश डाली पर, मेरे साथ साथ रिकॉल करते रहे आप लोग, गणेश डाली पर उल्टा लटक गया और इसके आगे की लाइन रहेगी, ऋचर ने आज उसको गले लगा लिया, गले लगा लिया। यह लाइन बच्चों है और इस लाइन में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के सभी नियम आ जाएंगे। अगर आप लोग बच्चों किसी भी समय खाली बैठे हैं तो आपको इस लाइन को बार बार गुनगुनाना है और जब इस लाइन को आप बार बार गुनगुनाएंगे तो मेरे बच्चों यह नियम, ये लाइन आपको आसानी से याद हो जाएगी। और अगर यह लाइन आपको याद हो गई तो आपको 5 के 5 लॉ जो केमिकल कॉम्बिनेशन में समाहित हैं, नियम आपको नाम याद आ जाएगा और साथ ही साथ उस नियम को किसने प्रतिपादित किया है उन वैज्ञानिकों के नेम भी इस ट्रिक में आपको याद हो जाए। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर अनुपात के नियम, बाकी जितने भी नियम वो सभी इसमें आएंगे और साथ ही साथ उन वैज्ञानिकों के भी नाम आ जाएंगे। देखिए किस तरह से मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करता हूं। यहां पर आप जो दाल देख रहे हैं इससे बच्चों क्या नाम निकलता है आप देखिएगा, मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों यह जो दा देख रहे हैं इससे बात निकल करके आएगी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दा से द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। आई होप आपको सारी बातें यहां पर स्पष्ट हो रही होंगी। दा से बात निकल करके आई द्रव्यमान संरक्षण का नियम और ये जो ला लगा हुआ है साथ में बच्चों, ला से मेरा मतलब है लेवासी। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो बच्चों आप देख रहे हैं एक ही शब्द में नाम भी हमारे पास उस नियम का है और उसको प्रतिपादित किसने किया, उन वैज्ञानिक का भी नाम इसमें दिया। क्लियर हो गई बात? चलिए मैं आगे बात करता हूं। ये जो आगे आप से देख रहे हैं, ये जो से लिखा हुआ है, इस से बच्चों मतलब निकल करके आता है स्थिर। सा का मतलब स्थिर। स्थिर को हम लोग एक नाम और भी देते, मैंने आपको बताया था अभी, इसको हम लोग निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। अनुपात का नियम। और इस नियम को प्रतिपादित किसने किया? वैसे तो हम लोग सीरीज बना चुके हैं, लेकिन आप देखिए इसके आगे रुष्ट लिखा और रुष्ट से बच्चों मतलब निकलता है प्राउष्ट। रुष्ट से मेरे बच्चों क्या मतलब निकला? प्राउष्ट निकला। अर्थात स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो बच्चों प्राउष्ट ने प्रतिपादित किया। यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं और अपने आगे की जो ट्रिक है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं।
मैंने ठीक से आपको दो नाम और साथ ही साथ उनके प्रतिपादनकर्ताओं के नाम का जिक्र किया। आगे आप देख रहे हैं बच्चों गणेश लिखा है डाली पर, तो यहां पर मैं गणेश को निकाल लेता हूं और गणेश के साथ साथ बच्चों एक शब्द लिखा है डाली। तो गणेश का जो गा है बच्चों में रिप्रेजेंट करता है गुणित अनुपात के नियम, गुणित अनुपात का नियम। और डाली आप देख रहे हैं, जो डा शब्द आपका देख रहे हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डाल्टन से। और डाल्टन का पूरा नाम बच्चों जॉन डाल्टन। तो गुणित अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो बच्चों जॉन डाल्टन ने रिप्रेजेंट किया। क्लियर हो गई बात? चलिए मैं 3 नियमों को बता चुका हूं, अब मैं 4th नियम की बात करता हूं। आप देख रहे हैं यहां पर उल्टा लिखा हुआ है। ये जो उल्टा आप देख रहे हैं आपको सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं। उल्टा अर्थात हम लोग मैथ में उल्टे को व्युत्क्रम बोलते हैं। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स जानते होंगे कि उल्टा मैथमेटिक्स में व्युत्क्रम बोला जाता है। तो उल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? व्युत्क्रम को। व्युत्क्रम से मेरा मतलब व्युत्क्रम अनुपात का नियम। कौन सा नियम बच्चों मैंने बताया? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्लियर हो गई बात? उल्टा से क्या मतलब? व्युत्क्रम। उल्टा बच्चों मैथमेटिक्स में व्युत्क्रम बोला जाता है, तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और देखिए उल्टा लटक गया कि आगे बच्चों रिचर लिखा हुआ है। तो रिचर का मतलब बच्चों हम जानते हैं वैज्ञानिक का ही नाम है, चाहे आप उनको रिचर कहें चाहे आप उनको बच्चों रिक्टर कहें, दोनों एक ही नाम। चाहे आप रिचर से रिप्रेजेंट करें चाहे आप रिक्टर से रिप्रेजेंट करें। तो आई होप आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए मैं लास्ट नियम की बात कर लेता हूं। मेरी वीडियोस को बार बार बच्चों आप लोग बैक करके देख सकते हैं। अगर किसी भी टॉपिक को समझ में ना आया हो तो वीडियो को बच्चों वापस बैक करके एक बार फिर से देखें, और जब तक सारे पॉइंट्स क्लियर ना हो जाए बच्चों तब तक आप उस वीडियो को लगातार देखते रहें। मैं लास्ट पॉइंट की बात करता हूं। यहां पर लिखा हुआ है आज, और उसके बाद लिखा हुआ, उसको आप छोड़ देंगे। आज के बाद गले लगा हुआ, देखिए हम लोग आज यूज करते हैं आज, और दूसरा लिखा है गले। तो आज इसका जो आ है बच्चों यह रिप्रेजेंट करता है आयतन संयोजन का नियम। आयतन संयोजन का नियम, आयतन संयोजन का नियम। तो यह नियम बच्चों अपना आयतन संयोजन का नियम, और इसको किसने रिप्रेजेंट किया था? तो ये जो गा आप देख रहे हैं, गा से मतलब निकलेगा गैलू-सेक का। तो आयतन संयोजन का नियम किसने रिप्रेजेंट किया मेरे बच्चों? तो गैलू-सेक ने रिप्रेजेंट किया। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियोज के माध्यम से जो भी कंटेंट था मैंने आपको प्रोवाइड कराया। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों में द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, स्थिर अनुपात के नियम को और गुणित अनुपात के नियम को मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होगा।